जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के भाग 2 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास के एक इतिहास को, एक पृष्ठभूमि को समझा था कि ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट लागू करने की प्रणाली स्थापित की जाती है। हमने लास्ट क्लास में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस प्रकार काफ़ी ज़्यादा भारत का शोषण किया, कैसे धन की उगाही की, बंगाल का कैसा शोषण किया। हमने देखा इलाहाबाद की संधि की बात से लेकर के 1772 तक किस प्रकार बंगाल में लूट खसोट मचाई जाती है। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि एक्ट शुरुआत की जाते हैं ताकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। 1772 तक हम देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था वो वहाँ पे काम चला था, साथ में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी। लेकिन 1772 के बाद भारत के इतिहास के, भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक नया मोड़ पे आती है, करवटें बदलती हैं भारत के इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास की। उन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे एक एक करके। 1772 में हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन के आता है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि अंग्रेजों के पास यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल, मुंबई व मद्रास 3 प्रेसिडेंसियाँ देखी जा रही थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया और उसके अंतर्गत ही मुंबई व मद्रास की प्रेसिडेंसियों को शामिल किया गया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं वॉरेन हेस्टिंग, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं और इनके अंतर्गत ही बंगाल के अंतर्गत मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियाँ रखी जाती हैं। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनके पहले डिस्कशन करने के पहले हम देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग जब भारत आता है तो उसके क्या प्रमुख कार्य थे। क्योंकि यदि हम इन एक्ट के साथ साथ जो उस वक्त की इतिहास थी उसको हम संक्षेप में समझते चलेंगे तो हमें इस चीज़ों को, जो भारत की उस दौरान इतिहास क्या चला था, साथ में भारत की जो राजनीति क्या चली थी, उन सब चीज़ों को समझने में आसानी होगी। वॉरेन हेस्टिंग जब भारत में आता है तो उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या है, थोड़ा इसको हम हिंट में समझते हैं, थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई भी देश, जब कोई भी कंट्री किसी भी देश पे शासन स्थापित करने के लिए आती है तो वो वहाँ के कल्चर को समझती है, वहाँ के जो हाव भाव है, वहाँ के जो भाषा है, उन सब चीज़ों को समझती है ताकि उस देश पे शासन करने, उस देश पे रूल करने में आसानी हो। यही काम किया अंग्रेज़ों ने, यही काम किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करके वॉरेन हेस्टिंग ने। उसने एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना की जहाँ से वो भारत की जो ग्रंथ हैं जैसे मनुस्मृति हो गया या फिर आप गीता का है, इनका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया। यानी कि संस्कृत से जिस भी भाषा में ग्रंथ लिखे हुए थे उनसे उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया ताकि उसको आसानी से पढ़ा और समझा जा सके, जिससे आसानी से वो अंग्रेज अपनी साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ा सके। और यही काम किया वॉरेन हेस्टिंग ने। दूसरा काम देखा जाता है कि यहाँ पे न्यायपालिका की स्थापना की और जो शहर की न्यायपालिका न्याय व्यवस्था थी वो उन्होंने अंग्रेजी कानून के माध्यम से चलाई और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो न्याय व्यवस्था थी उसने इस्लामिक कानून के अनुसार चलाई, जो हम अभी एक्ट में पढ़ेंगे भी कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो होती है साल भाई की संधि। इसको हम इतिहास में संक्षेप विस्तार से देखेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि 1782 में मराठों और अंग्रेजों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए 20 वर्ष के लिए साल भाई की संधि आती है। ये कुछ प्रमुख काम थे जो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किए गए। यहाँ पे अगर हम अब विस्तार से इस पे चर्चा करें कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो किस लिए आता है, तो पहले बताया था कि अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रमुख काम हुए जिसको हम अगर समझें तो यहाँ पे सबसे पहले एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको हम लोग निदेशक मंत्री या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, ये 24 सदस्य थे, इनमें सदस्यों की संख्या 24 रखी गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी ताकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जैसा कि हमने बताया आपके इतिहास को कवर करते हुए कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में शोषण किया था, धन की उगाही की थी, उसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसमें 24 सदस्यों को इसमें रखा गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि अभी हमने बताया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल,
इसके अंतर्गत मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को शामिल कर दिया गया। मद्रास और मुंबई यानी कि जो मुंबई के जो आपके गवर्नर थे और मद्रास के गवर्नर थे, इन दोनों गवर्नरों को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे, उसके अधीन कर दिया गया, यानी कि बंगाल के अधीन कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हम इसके अंतर्गत देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो हमने बताया कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो मुंबई, मद्रास और बंगाल, इन यहाँ पे न्याय व्यवस्था को संभालता है। साथ में देखा जाता है कि जो शहरी क्षेत्र में जो न्याय व्यवस्था संचालित होती है वो ब्रिटिश कानून के अनुसार, साथ में जो शहरी क्षेत्रों में, गाँव क्षेत्रों में जो संचालित होती है न्याय व्यवस्था वो इस्लामिक कानून के अनुसार। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया, साथ में पीसीएस में भी पूछा गया है। कब होती है? 1774 में। और इसके जो पहले जो जज थे, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है, तो ये थे सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। अब इनकी सहायता के लिए 3 सदस्यों को भी चुना गया था। वो सदस्य कौन कौन थे? हाइट थे, चैम्बर्स थे और लिमेस्टर थे। इनके बारे में मैं वीडियो के नीचे लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो प्रथम जज सर एलिजा एम्पे को बनाया गया और उनकी मदद के लिए 3 अन्य सदस्यों को, जैसे कि आपके हाइट हो गया, लिमेस्टर हो गया और आपके चैम्बर हो गए, ये 3 सदस्य रखे गए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ रखी गई कि अभी तक जो गवर्नर जनरल था, अब इनकी गवर्नर जनरल की एक परिषद बना दी गई ताकि वो कोई भी काम करे तो उस गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सलाह से करे। और जो गवर्नर जनरल की परिषद थे, गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य थे उनकी संख्या 4 कर दी गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इनमें 4 सदस्य थे। वो सदस्य कौन कौन से थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। वो थे बोरवेल, मानवल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस। बोरवेल, मानवल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस, ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में रखे गए। ये तो जो मोटे मोटे काम 1773 के एक्ट में हुए वो हमने देखा। यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से एक काम और किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो यहाँ पे रिश्वत वसूल रहे थे, यहाँ पे उपहार ले रहे थे, उन सब चीज़ों पे कंट्रोल स्थापित किया गया। साथ में देखा गया कि वो जो कंपनी की कर्मचारी थी अपनी निजी कंपनियां खोलने स्थापित कर दिए गए थे, यानी कि वो खुद इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर चुके थे कि वो खुद अपनी कंपनियां भी स्थापित कर रहे थे। उन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया गया। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ें हैं जो 1773 के एक्ट में हमको देखने को मिलती है, रेगुलेटिंग एक्ट में, जो प्रमुख चीज़ थी। अब 1773 के एक्ट के बाद हम 1781 का एक एक्ट था, छोटा एक्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो केवल जो 1773 के अधिनियम था उसकी जो कमियां थी उसको देखने के लिए बनाया गया था, लाया गया था। 1781 को जो एक्ट था उसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अब ये एक्ट क्या था? जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ये एक्ट 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो भी कमियां हैं उसको देखने के लिए बनाया गया था। साथ में इस एक्ट के माध्यम से अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कंपनी को। यानी कि अभी ये जो क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पर भी अब विधि बना सकता था। साथ में देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होती है, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि आप कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आप मुकदमा नहीं दे सकते हैं। साथ में जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उनके खिलाफ कोई नियम कानून नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ें 1781 के सेटलमेंट एक्ट में की गई। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई क्वेश्चन बने तो डाउट ना रहे। बाकी जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो 1773, 1783 इन एक्टों से बनते हैं। एक चीज़ और गौर करिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो 1773 से लेकर के 1853 तक के जो अधिनियम थे, मैं थोड़ा सा आपको इरेज करके समझा देता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कंपनी के अधीन एक्ट थे, कंपनी के अधीन, तो कंपनी के जो अधीन एक्ट थे वो 1773 का एक्ट है, 1784 का एक्ट है, 1793 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है और 1853 का एक्ट है। एक चीज़ गौर करिएगा, ये जो कंपनी के अधीन एक्ट आ रहे हैं, देखिए इनमें इस एक्ट को छोड़ दिया जाए अपवाद के स्वरूप तो इस सारे जो एक्ट है इनमें 20-20 साल का गैप है। तो आप इस तरह आसानी से याद रख सकते हैं कि 1773 से स्टार्टिंग होती है और इन एक्टों के बीच में 20-20 साल का गैप है। फिर जो 1858 से जो एक्ट आते हैं, यानी कि वो आते हैं क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन। ये एक्ट आते हैं आपके 1853 से 1947 तक एक एक करके
स्टार्टिंग होती है। तो जब इसको पढ़ाएंगे तब इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हमने देखा 1773 का एक्ट और 1720 में आता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। अब हमको देखना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यानी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जो कंपनी थी, सॉरी क्राउन था, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश संसद थी, उसके अधीन लाया गया था। अब क्राउन ने अपने अधीन यानी कि अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्राउन ने 6 सदस्यों की एक टीम बनाई जिसको हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा। ठीक, तो यानी कि 1784 के एक्ट में हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कि एक एक्ट लाया गया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना के तहत यहाँ पे हम देखते हैं 1784 का पिट्स एक्ट, और इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य रखे गए। दूसरा काम हम देखते हैं जो कंपनी गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की परिषद में हमने 1773 के एक्ट में देखा कि 4 सदस्य थे। यहाँ पे सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया, 3 सदस्य कर दी गई। साथ में हमने गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दे दी, यानी कि अब शांति से, सुरक्षा से या फिर राजस्व मामले से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो यहाँ पे अब गवर्नर जनरल के पास एक वीटो पावर होगी। यानी कि वो जो सदस्यों की संख्या 4 थी परिषद में, अब गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि यहाँ से द्वैध शासन की स्टार्टिंग होती है। द्वैध शासन का मतलब यानी कि दोहरा शासन। जैसे वर्तमान में भी द्वैध शासन चल रहा है, तो उस वक्त जो द्वैध शासन था, अब ये दोहरा शासन कैसे? यानी कि एक मामले हैं कंपनी के व्यापारिक मामले और एक मामले हैं राजनीतिक मामले, तो 2 शासन। यानी कि अगर हम किसी एक के पास शासन रखेंगे तो वो इकहरी शासन व्यवस्था, लेकिन यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की गई। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों को संभालने लगा यहाँ से, और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये आपके राजनीतिक मामले संभालने लगा, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सीधे क्राउन के अधीन था। यानी कि जो 6 सदस्य बनाए गए थे ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। तो इस प्रकार देखा जाता है कि 1784 के एक्ट में द्वैध शासन की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 1773 का एक्ट था, 1784 का एक्ट था, जिनसे क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 1784 का एक्ट रहता है, अभी तक जो ब्रिटिश के जो भारत में जो क्षेत्र थे, अधिकृत क्षेत्र थे, उनको हम भारत के अधिकृत क्षेत्र कहते थे। लेकिन 1784 के एक्ट के बाद हम इसको ब्रिटिश के अधिकृत क्षेत्र कहने लगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो 1773 और 1784 के एक्ट से रिलेटेड थी। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो मैं नीचे लिख दूंगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेक्चर के माध्यम से समझ लीजिएगा, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे के एक्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।